देख रहे हैं इंडिया प्राइम और मैं हूं आपके साथ प्रताप। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की जनता की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। प्रदेश में जगह जगह जनसंवाद है, कहीं पर दूर तक फैली कार्यकर्ताओं की कतारें। सभी पार्टियों के प्रत्याशी इस बार अपनी किस्मत पर बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं। प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला बिहार की जनता के हाथ में सुरक्षित रखा हुआ है। आइए रूबरू करवाते हैं आपको व्यक्ति विशेष के कार्यक्रम में एक और सियासी चेहरे से। हम बात कर रहे हैं बिहार चुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारक कृति झा आजाद से। आइए डालते हैं एक नजर इंडिया प्राइम के संवाददाता ज्योति की कृति झा आजाद से खास बातचीत पर। नमस्कार, इंडिया प्राइम में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता कृति झा आजाद जी। ऐसे तो आप लोग इनसे परिचित हैं, परिचय कराने की इनको ज़रूरत नहीं है। सर, इंडिया प्राइम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका जीवन जैसे संघर्षमय रहा और जो आप इस क्षेत्र में किए हैं विकास, उसके बारे में थोड़ा आप बताएं। 21 साल हमें लगे यहाँ पर सांसद बने हुए। पिछली बार हम लड़ न सके क्योंकि हमें यहाँ से टिकट नहीं हो सका, लेकिन फिर भी हमारा दिल दिमाग सब कुछ दरभंगा में ही रहता है और जहाँ हम लोग बैठे हैं ये मेरा ससुराल है। अनेकों कार्य हमने किए, जैसे आप देख सकते हैं हवाई अड्डे का काम यहाँ पर करना कि यहाँ पर हवाई सेवा शुरू हो। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के लिए हमने पहले ही लिखा हुआ था, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से सदैव विलंब होता रहा, इसके कारण से अब नहीं करा पाए। अब काम उन्होंने चालू किया है। पहले बिहार सरकार वो जगह नहीं दे रही थी। केंद्र सरकार की टीम आई, उन्होंने कहा कि यह उपयुक्त नहीं है, जबकि वहाँ पर पर्याप्त ज़मीन है, किया जा सकता है। तो आपस के लोचे में फंसते रहे। हमने यहाँ पे, आपको मालूम है दरभंगा में जाम फंसता रहता था, उसके लिए सारे फ्लाईओवर्स हमने पास करवा दिए, एक का शिलान्यास भी किया, लेकिन फिर बिहार सरकार ने अपना बड़ंगा अटका दिया। उसमें जल जमाव की स्थिति है और शहर के अंदर उसको लेकर हैदराबाद में 2009 नवंबर में मीटिंग हुई थी, जब हम सांसद थे सभी शहरी विकास मंत्रियों के, तो उसको लेकर के भी आगे बिहार सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। तो हमने अपनी ओर से जो केंद्र सरकार की तरफ से करना था वो करते रहे। लगभग 1100 किलोमीटर हमने यहाँ प्रधानमंत्री की सड़कें बनाई। आप जगह जगह जाएंगे तो देखेंगे कीर्ति आज़ाद बाहर लिखा हुआ है और शिलान्यास और उद्घाटन उन सड़कों का हमने किया है। तो जब जैसे जहाँ हमें अवसर मिला वो हम करते रहे। यहाँ पर स्वास्थ्य की उतनी सुविधाएँ नहीं हैं, तो लोग दिल्ली में एम्स दिखाने के लिए आया करते थे। उनका रेलवे का टिकट कराना, एम्स में उन लोगों की उनका सबका इलाज हो, इस प्रकार से हम लोगों के साथ सदैव लगे रहे। केंद्र सरकार की जो भी समस्याएं रहती थी उसके लिए हम सदैव तत्पर रहते थे। सर, अभी जो बिहार में दोहरी तेहरी राजनीति चल रही है, अभी उस चुनाव के मुद्दे पे, चुनाव के टाइम पे इधर चिराग पासवान जी अलग वार कर रहे हैं, इधर तेजस्वी यादव महागठबंधन जो है वो अपना अलग कर रहे हैं, इधर नीतीश अलग, इधर बीजेपी अलग। ये किस टाइप की माहौल आपको लग रहा है? क्या कभी ऐसा बिहार में हुआ था पहले? ये तो बिहार में होता रहा है और लोगों का शोषण जो पिछले 15 सालों में हुआ है वो कभी नहीं हुआ। वो सदैव कहते हैं कि 15 साल पहले क्या हुआ था। 15 साल पहले जो हुआ उसके कारण से आप सरकार में आए, आपने कहा कि हम यहाँ पे मिलें चालू करेंगे, हम लोगों को रोज़गार देंगे, हम यहाँ पर परिस्थितियों को बदलेंगे। लेकिन जो बिहार पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर का चीनी बनाने वाला और सप्लाई करने वाला पूरे हिंदुस्तान में था, सारी चीनी मिलें ठप है जो कांग्रेस के समय में बनी थी। चीनी मिल अभी बहुत बड़ी मुद्दा है बिहार के लिए। और उसके साथ जूट मिल है, सूत मिल है, पेपर मिल है, ये सारी चीज़ें थीं। ये सारे उद्योग जो बंद पड़े थे, उन्होंने कहा था कि हम शुरू करेंगे, लेकिन खेद की बात है वो उद्योग शुरू ना हो सके। हमारे नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल सकीं। आज हर एक दूसरा व्यक्ति बिहार में बेरोज़गार है। शिक्षा के स्तर पर नियोजित शिक्षकों के साथ जो हाल है वो हम सभी जानते हैं। स्कूल हैं, उसमें शिक्षक नहीं हैं, शिक्षक हैं तो मध्याह्न भोजन बनाते हैं। एक एक कमरे के अंदर 4-4 कक्षाएं, 1, 2, 3, 4 ऐसे कक्षाएं बैठती हैं। स्वास्थ्य का ये हाल है कि डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर हैं तो दवा नहीं है, दवा है तो वह एक्सपायर्ड मेडिसिन मिलता है। तो आज आप स्वास्थ्य सुरक्षा देखें, जो मौलिक अधिकार है, जैसे सड़क, बिजली, पानी। बिजली की बात करते हैं, हमने इतना कुछ किया। जिस समय केंद्र में
कांग्रेस की सरकार 2014 में हटी थी, उस समय पूरे देश भर के अंदर केवल 51 गांव बचे थे जिनका कि बिजलीकरण नहीं हुआ था, अन्यथा तो बिजली आती थी उसके पहले। तो उसका भी श्रेय लेना चाहते हैं। सड़कों के लिए पैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लेकर के आए थे, वही यहाँ पर सड़कें बनी हैं। और आज आप देख लीजिए, कई जगह चलते होंगे, जर्जर परिस्थिति होगी। थोड़ा सा आप भी अपना कैमरा में कैद कीजिएगा। सर मैंने देखा है, लवानी गाँव है एक, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ एक्चुअली, वहाँ की स्थिति आज सड़क की ऐसी है, मतलब बता नहीं सकते। मतलब आज से जो 20 साल पहले हम देख के गए थे, आज भी वही स्थिति है। और नीतीश सरकार ने हाथ खड़ा कर दिया कि हमारे इधर समुद्र नहीं है, हम इंडस्ट्री नहीं लगा सकते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? क्या दिल्ली में समुद्र है? न दिल्ली में समुद्र है, न पंजाब में समुद्र है, न ही राजस्थान में समुद्र है, न हरियाणा में समुद्र है। लेकिन बिहार में जब चीनी मिल थे तो समुद्र तो नहीं था, और यहाँ से किसानों को कितना फ़ायदा होता था, उनका ईख खरीदा जाता था। यहाँ से आप रैयाम शुगर मिल चले जाएं तो यहाँ से स्पेशली जर्मनी से यहाँ की चीनी मंगवाई जाती थी, यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ करता था। तो यह कहने की बातें होती हैं कि समुद्र से हम नहीं जुड़े हुए हैं, या ऐसे नहीं है या वैसे नहीं है। जो करना चाहता है वो काम कर सकता है। आप बताइए, मछली उत्पादन के लिए 500 करोड़ की घोषणा करके गए थे प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी। क्या हुआ उस समुदाय के लिए? वो 400-500 करोड़ कहाँ गए जो मछली उत्पादन के लिए थे? आज मखाना, आप पूरे विश्व भर में, पूरे भारत में बिहार, और पूरे बिहार में मिथिलांचल क्षेत्र, उत्तर बिहार के अंदर मखाना होता है। सर मखाना से याद आया, जब आप थे उस टाइम में भी मखाना को लेके बहुत सारे चर्चा। जब गोपाल जी ठाकुर जी आए हैं तो बोले कि मखाना, हमारा पान मखान तो मिथिला का शान है। लेकिन आज ये स्थिति हो गया कि वही पान मखान को वो यूज करके बैठ गए हैं, लेकिन वही पान मखान को वो इतने नीचे स्तर पर गिरा दिए हैं और कोई चर्चा नहीं ले रहा। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं गोपाल जी के बारे में क्या कहूँ, जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। मैं अधिक उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता। उनसे दुखद बात यह है कि 1 मिनट में प्रश्न पूछना होता है पार्लियामेंट में, और आप उसको अच्छे से निचोड़ करके पूरे उसका सार निकाल सकते हैं, लेकिन उनसे वो भी नहीं हो पाता है। लेकिन खैर वो अलग बात है। लेकिन जो आवाज़ मिथिला की, जो आवाज़ दरभंगा की उठनी चाहिए पार्लियामेंट में, जो मैं उठाया करता था, एक मिथिला राज्य के लिए मैंने उठाया, मखाना के लिए मैंने उठाया, मत्स्य पालन के लिए हमने उठाया। यहाँ पे हमने मखाना अनुसंधान केंद्र भी खुलवाया, जिसका अनुसंधान जिसमें सर आपके जाने के बाद यहाँ पे मिथिला में आपके नज़र में क्या विकास हुई है? हम लोग जो जहाँ तक देखे हैं तो हमको नहीं लग रहा है कि मिथिला में आपके जाने के बाद कोई विकास हुई है। लेकिन आप बताइए अपने नज़रिए से आपको क्या विकास हुई है? मैं कैसे कहूँ, आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मेरे वक्त तो यही कहा गया था कि वो इसी साल के शुरू में ही हवाई वाला शुरू हो जाएगा। हम तो पिछले साल लड़े नहीं थे चुनाव, 2019 से हटे थे। तो पहले हुआ कि सितंबर में होगा, फिर दिसंबर में होगा, टिकट कटने शुरू हो गए। और अब बता, महज संयोग की बात है कि जो विमान उड्डयन मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, वो यहाँ आए थे और उन्होंने जाकर के कहा कि 8 नवंबर से हवाई सेवा शुरू होगी। और क्या ये महज संयोग था कि चुनाव आयोग आया और उसने कहा कि 7 नवंबर का अंतिम दिन है पोलिंग का? तो मतलब यह मैं समझूं कि 7 को चुनाव खत्म हुआ तो 8 को उड़ान उड़ेगा नहीं उड़ेगा, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता। लोगों को तो आंखों में आप धूल झोंक करके चले गए। तो जो मुझे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जो ये विमानपत्तन, ये विमान की रनवे बनाती है, इसमें हवाई जहाज़ उतरता है और उड़ता है, उसका जवाब आया था सूचना के अधिकार में। उन्होंने कहा था कि दिसंबर 2020 तक ये तैयार नहीं होगा। तो केवल हमने जुमले सुने हैं, हमने केवल सपनों के सौदागर को देखा है यहाँ आते हुए और जादूगरी करते हुए देखा है, लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं दिखाई दिया हमें। सर एक बार और मिथिलांचल से आप क्यों नहीं इस बात को उठा रहे हैं और एक बार और क्यों नहीं लड़ने का सोच रहे हैं? नहीं, किसने कहा कि मैं नहीं लड़ रहा हूँ? मैं तो लड़ूंगा चुनाव। किसने कहा कि नहीं लड़ूंगा? नहीं, सुनने में आया था कि आप इस बार भी इस बात को नहीं सोच रहे हैं। नहीं, 2024 में हम चुनाव लड़ेंगे ही, और दरभंगा से ही लड़ेंगे और कहीं से नहीं लड़ेंगे। सर जिस तरीके से एनडीए ने अभी बहुत बड़ा गेम खेला और मैथिली ठाकुर जो हमारे मिथिलांचल के प्रसिद्ध कलाकार हैं, उनसे उन्होंने जो करवाया है, अभी जो गान के थ्रू उन्होंने करवाया है, उस पर वो किस टाइप की राजनीति आपको लग रही है? अच्छी है। मैथिली ठाकुर में क्या कह सकता हूँ, गुमराह करने का लोगों ने प्रयास किया होगा, लेकिन वह एक बार आ जाए यहाँ और आकर के देख ले क्या परिस्थिति है, तो वो समझ पाएगी कि बिहार में क्या चलता है। क्योंकि उनका जो था गाना, वो आप भी सुने होंगे कि बिहार में क्या नहीं है, एयरपोर्ट के साथ एम्स है। अब ये एम्स का तो शिलान्यास कब बनेगा उसका तो कोई ठीक ही नहीं। आज तक मिथिलांचल में कोई चीज़ सही समय पर हुआ ही नहीं है। यही तो दुर्भाग्य की बात है। और उसको संभवतः ये मालूम नहीं है कि एम्स की शिलान्यास तक नहीं हुआ, उसका अभी तक नपाई तक नहीं हुआ है।
एयरपोर्ट के अंदर अभी तक रनवे चल रहा है, जिसका इन्होंने कहा है कि 8 नवंबर का होगा, जो मुझे नहीं लगता नहीं हो पाएगा। भगवान करे हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है हो पाएगा। आप उठाएंगे इस मुद्दे को अगर एयरपोर्ट नहीं चालू हुआ 8 नवंबर को? तो अवश्य क्यों नहीं उठाएंगे। यहाँ पर तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लगने वाली थी, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लगने वाला था, जो 2014 में रविशंकर प्रसाद जी बोल के गए थे कि दरभंगा और भागलपुर में बनेगा, लेकिन आज तक तो हमें पता ही नहीं लगा। कहीं कोई ईंट भी लगी हो तो हमें पता लगे। ये केवल हवाई बातें, लोगों को लुभाना, जादूगरी करना, ज़बान ऊपर नीचे दाएं बाएं करना और ख़त्म कर देना। अब आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। महागठबंधन ने कहा कि हम 10,000 नौकरियाँ देंगे। सुशील मोदी ने कहा 58,000 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे, जबकि 80,000 करोड़ रुपए वापस चला जाता है 2,13,000 करोड़ का जो बिहार का बजट है। उसमें से सुन, मुझे बात करने दी। तो पहले तो उन्होंने ये बोला, फिर उन्होंने कहा कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। नौकरी क्या होती है? नौकरी होती है जो पक्की होती है, सरकारी होती है, प्राइवेट कंपनी में होती है, आपका EPF कटता है, PPF कटता है, आपको पेंशन मिलता है। रोजगार क्या होता है? चाय की दुकान लगा लेना, पकौड़ा तलना, पान की दुकान रहना, पंक्चर की दुकान रखना, बिजली मरम्मती के दुकान को चलना। और जिस दिन आपका काम चल गया उस दिन तो आपने घर को खिला दिया, जिस दिन काम नहीं चला उस दिन आपका पूरा घर भूखा रहता है। वो होता है रोजगार। नौकरी होती है पक्की, रोजगार होता है वह निर्भर करता है कि क्या परिस्थिति है और उसके मुताबिक चलता है। सर, हाल फिलहाल में 25 तारीख को माननीय नीतीश कुमार जी आए थे बेनीपुर स्टेडियम में। उनका बयान था, आप सुने ही होंगे, कि 10 लाख नौकरी हम कहाँ से देंगे? अगर हम वादा कर ले और 10 लाख नौकरी दे दिए तो क्या हम साल में 2 महीने की सैलरी दे पाएंगे? क्योंकि हमारे बिहार का इतना बजट नहीं है। इस बजट के शब्द क्या होता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कह सकता हूं कि नाकामयाब हैं। अगर यह सारी मिलें चल गई होती हैं, या चीनी मिल चल गई होती, या मिलें चल गई होती, इनको तैयार कर दिया गया होता, तो यहाँ लाखों नौकरियां हो सकती थीं और उसके माध्यम से उनको सैलरीज मिल सकती थी। कोई ज़रूरी थोड़ा ना कि सरकार ही नौकरी पैसे दे। सरकार के मिल चल रहे हैं, उसमें से जो मुनाफा हो रहा है उसके अंदर से वह निकाल करके उनको उनकी सैलरी सबकी मिल रही हैं। यह केवल एक झूठ है, इसके अलावा कुछ नहीं। करना चाहते तो ज़रूर कर सकते थे। 15 साल का अवसर था। इन चीनी मिलों को शुरू किया जा सकता था, सूत मिल को शुरू किया जा सकता था, जूट मिल शुरू किए जा सकते थे, पेपर मिल शुरू किए जा सकते थे। लाखों नौकरियां तो यहीं मिल जाती। और जब आप उत्पादन करते हैं और उसको ले जा करके आप मार्केट में बेचते हैं तो ऑब्वियसली उसका मुनाफा होता है, स्वाभाविक है होगा। और उस मुनाफे के उससे आपको सबको जो कर्मचारी हैं उनको सैलरीज मिलती हैं। लेकिन उन्हें करने का प्रयास नहीं किया, आंख में धूल झोंकते हैं। 2,13,000 करोड़ का बजट था पिछले साल का, उसमें से 80,000 करोड़ तो वापस चला गया, इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो क्या 10 लाख नौकरी में आप वो उसमें से अगर 58,000 करोड़ रुपया दे दें तो फिर भी आपको 22,000 करोड़ रुपया बचता है। तो यह केवल जबान की जादूगरी है, ये और कुछ नहीं करते हैं। टोपी हिलाते हैं, टोपी घुमाते हैं। अब सर, बिहार के लिए एक सवाल, जब लालू जी और नीतीश जी का सरकार था उस टाइम में ये सवाल उठ रहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन जिस दिन से नीतीश जी जाकर के बीजेपी से मिले ये सवाल ही सांसद में नहीं उड़ा, ये गुम हो गया सवाल। ऐसा क्यों हो रहा है? सत्ता और कुर्सी की लालच इंसान को किसी भी स्तर से गिरा सकती है। जो इंसान सत्ता की लालच ना रखता हो, जो सेवा की बात मन में भावना रखता हो, वह व्यक्ति अपने अधिकार के लिए, अपने लोगों के अधिकार के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन दुखद बात यह है कि नीतीश जी की मैं इतनी इज्जत करता हूं, उसके बावजूद सत्ता में रहने के लिए वो कुर्सी का जो लालच था वह उनको पीछे कर गया। अच्छा सर, आप बेनीपुर विधानसभा के एक अच्छे छवि हैं। बेनीपुर विधानसभा पे हम कुछ चर्चा करते हैं। बेनीपुर विधानसभा में अभी बहुत सारे प्रत्याशी, बहुत सारे उम्मीदवार लड़ रहे हैं। उन पे आप बेनीपुर विधानसभा का जो अभी राजनीति माहौल बना हुआ है उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? माहौल तो ऐसा कोई अलग नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर इस सरकार से विश्वास खत्म हो चुका है। लोग चाहते हैं कि महागठबंधन की सरकार बने और वह सरकार आए और एक बार पुनः बिहार को उस गरिमामय स्थिति में ले जाए जिस जगह पर बिहार कभी हुआ करता था। और ऐसी परिस्थिति में बेनीपुर विधानसभा के अंदर लोग बदलाव चाह रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इंडिया प्राइम से बात करके। सर ने अपने बात बहुत ही अच्छा रखे हैं और ये नहीं रहते हुए भी दरभंगा के लिए बहुत सारा विकास किए हैं। चलिए, इंडिया प्राइम के साथ बने रहिए।